हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की जो सीरीज चल रही थी उसी के बारे में। कोरोना वायरस से रिलेटेड आधे प्रश्न तो हमने देख लिए थे। अब बचे हुए प्रश्न जो है हम वो पार्ट 2 में देखेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप जस्ट 1 क्लिक के थ्रू देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कोरोना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और आंसर है उनके बारे में। कोरोना वायरस से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह कोई भी एग्ज़ाम में हो रहा है उसके लिए भी क्या बन जाता है, ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखते हैं। मार्च 2020 में लगभग $16 बिलियन की विदेशी पूंजी देश के बाहर चली गई, जो भारत के लिए एक सर्वकालिक रिकॉर्ड है। फिर नेक्स्ट अप्रैल 2020 में भारत की बेरोजगारी दर जो है वो 23.8% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। हालांकि ये डेटा जो है वो 2020 के है, लेकिन सब में जो टॉपिक है वही रहेगा कि बेरोजगारी दर जो है वो भी काफ़ी उच्च दर पर पहुंच गई है। 2021 जो सेकेंड लहर जो आई है उसमें भी सेम सिचुएशन रही है। फिर नेक्स्ट है अप्रैल माह में भारत का निर्यात 60% तक गिर गया। यह दुनिया में किसी भी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में देखी गई सबसे बड़ी क्या थी, गिरावट थी। फिर नेक्स्ट है, यह वास्तविक जोखिम की बात है कि इस वर्ष हमारी वृद्धि रही है कुछ समय के लिए क्या अवरुद्ध हो जाएगी। 1979 और 80 के रिकॉर्ड को तोड़कर क्या हो गया, हमारी वृद्धि दर जो है वो हमेशा के लिए क्या है, अवरुद्ध हो रही है। लेकिन हाँ, हालांकि कुछ जब अनलॉक की सिचुएशन स्टार्ट हुई तब वापस से अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी, लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव आई उसके बाद वापस से अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी से वापस गिरती हुई नजर आ रही है। वर्तमान स्थिति में आर्थिक मंदी के साथ साथ बेरोजगारी में बढ़ोतरी, इंडस्ट्रियल आउटपुट तथा लाभ का निरंतर होना इत्यादि ये सब कुछ निश्चित समय के लिए एक साथ संपन्न होने वाली घटनाएं थी, जिसने आर्थिक मंदी को क्या करी, मजबूती प्रदान करी। यानी आर्थिक मंदी की सिचुएशन भी जो है वो कोरोना के कारण जो है वो हो रही है। घरेलू मांग का कम होना, सप्लाई चेन बाधित होना, आर्थिक बाजार की गतिविधियों का बाधित होना, उत्पादन में गिरावट होना, उद्योगों का बंद होना, उद्योगों में मिनी उद्योग हो, स्टार्टअप उद्योग हो और किसी भी टाइप का उद्योग हो, सभी उद्योगों को जो है वो आघात पहुंचा है कोरोना के कारण। नौकरी पेशा की संख्या में गिरावट आना। अब क्या हो रहा है, नौकरी पेशा में भी क्या हो रहा है कि कंपनी में जो है एम्प्लॉयज़ की संख्या जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को वेतन देने के लिए जो कंपनी के जो मालिक हैं उनके पास वेतन देने के लिए पैसा ही नहीं है, तो वो क्या कर रही है, छटनी कर रही है। इत्यादि कई घटनाओं का अनुभव लॉकडाउन के दौरान भी हुआ। वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धि दर घटकर 3.1% रह गई थी। यह आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार है। भारत की बड़ी कंपनियां जैसे L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स ने कुछ समय के लिए उत्पादन जो है वो बंद कर दिया। फंडिंग न होने से नए स्टार्टअप पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इससे भी क्या हुआ, गंभीर जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हुई। भारत में शेयर बाजारों में 23 मार्च 2020 को इतिहास में अपनी सबसे बड़ी गिरावट जो है वो दर्ज की गई। तेजी से आगे बढ़ने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों ने परिचालन में काफ़ी कटौती कर दी थी तथा केवल आवश्यक वस्तुओं पर ही ध्यान केंद्रित कर रही थी। केवल आवश्यक वस्तुओं पर क्या था, फोकस था। ISSF वर्ल्ड कप 2020 15 मार्च से दिल्ली में आयोजित होने वाला था, जिसे कि क्या रद्द कर दिया गया। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन मार्च 2020 को दिल्ली में होने वाला था, उसे भी क्या किया गया, निलंबित कर दिया गया। 13 मार्च को BCCI द्वारा IPL 2020 के आयोजन को भी रद्द कर दिया गया। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी परेशानियां जो है वो लॉकडाउन में जो है कोरोना के कारण जो वो आई है। इसके अलावा सबसे बड़ा धक्का जो है वो टूरिज्म उद्योग पर भी लगा है। टूरिज्म उद्योग पर प्रभाव, महामारी के कारण ट्रैवल व टूरिज्म उद्योग को काफ़ी दुष्प्रभाव झेलना पड़ा है। अधिकांश विकसित देशों के नागरिक यात्रा हेतु भारत आते हैं। कोरोना के चलते पर्यटन पर रोक लगाई गई है, जिससे टूरिज्म क्षेत्र को इसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ा है। लेकिन जैसे ही अब कोविड-19 जो कि सेकेंड वेव आकर चली गई है, तो अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने भी, हमारी जो वित्त मंत्री है, उन्होंने भी घोषणा करी है कि पर्यटन उद्योग को जो है वापस से जो है बूम पर लाया जाएगा। इसीलिए उन्होंने 5 लाख जो है वो फ्री वीज़ा की सुविधा दी है। इसके अलावा टूरिस्ट जो गाइड वगैरह हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सहायता जो है उन्होंने प्रदान करी है। निम्न मांग का होना, नेक्स्ट है निम्न मांग का होना। मेटल्स, धातुएं, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम तेल कंपनियां इत्यादि की कमोडिटी की गिरती मांग का प्रभाव कमोडिटी के मूल्य पर भी पड़ा है। मुद्रास्फीति,
स्फीतिकारी दबाव का बढ़ना, सप्लाई चेन का बाधित होना इत्यादि अनिश्चितताओं का प्रभाव भारतीय बाजार पर मंदी तथा वस्तुओं के दामों में वृद्धि के साथ दिखाई दिया। तो ये सब कारण रहे, और भी कारण हो सकते हैं, आप उनको ऐड ऑन कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा जो आपको टॉपिक सही लग रहे हैं उनका। कोरोना वायरस का भारत की सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव लिखिए। अब कोरोना वायरस जो है उसका भारत की सामाजिक व्यवस्था पर यानी भारत के समाज पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस का जो समाज पर जो प्रभाव है वो निम्न पड़ा। जैसे सबसे पहले बात करें स्त्रियों पर प्रभाव। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के इसके घातक प्रभाव झेलने पड़े। लॉकडाउन के दौरान पुरुषों के घर में रहने से घरेलू हिंसा की दर में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, इसके अलावा घरेलू हिंसा के अलावा जो घरेलू वर्क जो है, घरेलू काम है, ठीक है, उसमें वृद्धि हुई। महिलाएं जो है पहले से ही काम कर रही थी, इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम होने के कारण क्या है और ज़्यादा उन पर काम का क्या है प्रेशर बन गया। और उसमें भी अगर कोई महिला जो वर्किंग है तो उसके तो और भी ज़्यादा जो है कंडीशन बदतर होती चली गई, क्योंकि उसके बाद दोहरी मार जो है वो पड़ी, एक तो वर्क फ्रॉम होम का भी और एक उसका प्लस में घर का जो काम है उसकी भी। आवश्यक वस्तुओं के प्रतिबंध से घरेलू हिंसा का जोखिम बढ़ा। आवश्यक जो वस्तुएं हैं, जब एक बार लॉकडाउन लगा तो उससे क्या हुआ था, प्रतिबंध लगा दिया गया आवश्यक वस्तुओं पर भी, तो घरेलू हिंसा का जोखिम जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। जोखिम में महिलाओं के लिए सहायता सेवा में कटौती तथा बंद का सामना भी एक मूल समस्या के रूप में उभरा। महिला अधिकारों व स्वतंत्रता का हनन होना कोविड के दौरान घरेलू हिंसा के रूप में उभरा। गहन आर्थिक गिरावट आई, आवश्यक वस्तुओं का महंगा होना आदि ने महिलाओं के बजट को प्रभावित किया। इसके अलावा जो महिला सशक्तिकरण जो कुछ हद तक अभी हो रहा था उस पर भी कहीं ना कहीं जो है वो कोरोना के कारण जो है विराम लगा है। नेक्स्ट हम बात करें प्रवासी श्रमिक व मजदूर। लॉकडाउन के समय दिहाड़ी मजदूर, शहरी गरीब और प्रवासी श्रमिकों को अपनी कार्यस्थली से बिना किसी सहायता के अपने शहरों गांव तक लौटना पड़ा और उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा। ऐसे समय में सार्वजनिक यातायात सुविधा का अवरुद्ध होना मजदूरों के लिए दर्दनाक साबित हुआ। उसके अलावा जो रोजी रोटी है यानी डेली का जो उनका जो बेसिक नीड्स है वो भी उनको प्रॉपर तरीके से आज भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनके जो उद्योग धंधे थे, उनका जो भी व्यापार था, छोटा मोटा जो भी था, वो सब क्या हो चुका है, चौपट हो चुका है। धर्म संस्थानों पर प्रभाव। संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखते हुए सभी मंदिरों, धार्मिक स्थलों, संस्थाओं द्वारा मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो उमड़ती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई ईसाई चर्चों द्वारा व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। लाइव स्ट्रीमिंग, रेडियो व टेलीविजन के माध्यम से क्या हुआ, केवल पूजा अर्चना जो है वो की जाती थी। फिर कोविड-19 का जो शिक्षा पर प्रभाव है वो क्या रहा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बिटन और ब्रोकन इन्फॉर्मेलिटी एंड कोविड के अनुसार इस पीढ़ी के छात्रों की उत्पादकता पर स्कूल बंद होने का प्रभाव आजीवन देखने को मिलेगा। शिक्षा पर कोविड-19 का प्रभाव क्रूर रहा है तथा इसके नतीजों को आगामी भविष्य में देखा जाए। लगभग 10 महीनों तक स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे कुछ तथ्यों को भूल सकते हैं और साथ ही उनके सीखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अब सभी बच्चों की क्या है, ऑनलाइन क्लास चल रही है और ऐसे बच्चे जो काफ़ी छोटे हैं यानी जिनको स्कूल में प्रवेश लेना ही था, जो स्कूल पहली बार जाने वाले थे, उनके ऊपर तो और भी संकट गहरा गया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्कूल क्या चीज़ें होती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या जो है उभर कर आई है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाकर सीखता है वो बच्चा ऑनलाइन पढ़कर नहीं सीख सकता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य पर प्रभाव। निम्न शारीरिक गतिविधियां, स्नैक्स व जंक फूड में वृद्धि, कैलोरी वाले भोजन की अधिक खपत होना इत्यादि लॉकडाउन के दौरान वेट गेन की समस्या का प्रमुख कारण रहा। ओबेसिटी, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़ इत्यादि लॉकडाउन के घातक जो है वो दुष्प्रभाव रहे हैं। और ओबेसिटी का क्या हो गया कि लोग घर में जो है वो एक जगह रह गए हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक्सरसाइज वगैरह जो उनका जितने भी जो फुट स्टेप चलते थे वो भी कम हो गए हैं, तो उससे क्या है, मोटापा जो है वो बढ़ गया। एक्सपर्ट ग्रुप के अवलोकन अध्ययन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कार्बोहाइड्रेट सेवन व स्नैक्स खपत की दर बढ़कर 21% व 23%, व्यायाम अवधि दर घटकर 42%, वेट गेन व ओबेसिटी रेट 19% हो गई। इसका प्रभाव भविष्य में मोटापा, हृदयघात इत्यादि खतरों के रूप में देखने को मिल सकते हैं। यानी व्यायाम दर थी वो तो घट गई है, और जबकि कैलोरी जो हम ले रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मान लो या फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह हम ले रहे हैं, उसकी जो लेने की जो कैपेसिटी है बल्कि वो बढ़ गई है। तो देख सकते हैं आप कितना घातक हो सकता है। अगर हम जितना खा रहे हैं उतनी कैलोरी भी बर्न होनी चाहिए, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मनोरंजन।
इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स 27 मार्च को आयोजित होने थे, जिन्हें रद्द कर दिया गया। सभी राज्य सरकारों द्वारा सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया। फिल्मी निकायों द्वारा 31 मार्च तक मूवी, टीवी शोज, धारावाहिक व वेब सीरीज के प्रोडक्शन को भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वहीं रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों को पुनः प्रसारित किया गया। जब लॉकडाउन फर्स्ट हुआ था उस टाइम की बात है ये। तो इस तरह से जो है इसमें हमें जो है अर्थव्यवस्था को जो है इस तरह से नुकसान जो है वो पहुंचा है। नेक्स्ट है, भारत में कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब कोरोना में जब महामारी आई तो डिफरेंट एरियाज़ में जो है बहुत सारे प्रयास किए गए, उनको देख लेते हैं कि क्या प्रयास किए गए। भारत में कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा एक क्रमबद्ध नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन किया गया। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है लॉकडाउन और क्वारंटाइन। 11 मार्च को WHO ने घोषणा कर दी थी कि जो ये कोरोना जो है वो एक पेंडेमिक है। मार्च में लगभग घोषणा कर दी थी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था कि WHO घोषणा के बाद भारत ने बिना किसी समय गंवाए हुए पहले कदम के रूप में क्वारंटाइन की घोषणा कर दी थी। 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन जो है संपूर्ण देश में घोषित कर दिया था। बाद में इसका विस्तार जो है वो 3 मई तक कर दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1907 के प्रावधानों को लागू करने का आदेश भी दिया गया। साथ ही इस हेतु आवश्यकता पड़ने पर सलाहकारी निकायों की स्थापना का सुझाव भी दिया गया। ओके, फिर उसके बाद में क्या किया, जिलों का विभाजन किया गया। कोरोना संकट के प्रबंधन की दृष्टि से राष्ट्र के सभी जिले नियमित विभाजित होंगे, जो इस प्रकार है। हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट। हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट हो गए कि जहाँ पर कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट हो गए कि जहाँ पर कोरोना जो है उसमें मॉडरेट केस है, जबकि ग्रीन जोन क्या है, वहाँ पर केसेस बहुत एकदम ही कम है। इस तरह से 3 जोन जो है वो बनाए गए थे। फिर नेक्स्ट, आर्थिक उपाय क्या किए गए। राष्ट्र में आर्थिक मंदी के प्रकोप से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई। उसके अलावा हाल ही में 2-3 दिन पहले भी वापस से जो है राहत पैकेज की घोषणा जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की गई है। RBI द्वारा हस्तक्षेप करते हुए मुख्य नीतिगत दरों में कमी, वर्किंग कैपिटल सुविधाओं पर ब्याज दर का ह्रास करना और टर्म लोन का अधिस्थगन आदि जो है वो कार्य किए गए। इसके अलावा PM केयर फंड भी बनाया गया। आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता तथा राहत फंड PM केयर्स प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड को सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी जो है घोषणा करी कि जो कोरोना बाल कल्याण योजना जो है वो राजस्थान सरकार ने स्थापित घोषणा करी, जिससे क्या होगा कि कोरोना से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनको जो है वो सहायता प्रदान करने के लिए जो है ये योजना जो है वो प्रारंभ की गई। नेक्स्ट किया गया तकनीकी संबंधी सुधार। आरोग्य सेतु ऐप, यह मोबाइल ऐप नागरिकों को संक्रमण के जोखिम से सजग बनाए रखने और स्वयं सहायता परीक्षण करने हेतु 12 भाषाओं में डिज़ाइन किया गया। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। 12 भाषाओं में डिज़ाइन किया गया, जिसे लगभग 15 करोड़ व्यक्ति द्वारा डाउनलोड भी किया गया। लाइव केस ट्रैकिंग, केस मैनेजमेंट, कंटेनमेंट प्लान का क्रियान्वयन करना आदि तकनीकी सुधारों के अंतर्गत इसमें सम्मिलित है। सकारात्मक संक्रमित केस की GIS मैपिंग की गई। ठीक है, जहाँ पर क्या है संक्रमित केस जो है वो क्या है पॉजिटिव केस पाए गए हैं बहुत सारे, वहाँ पर GIS मैपिंग की गई। सक्रिय व्यवधान क्षेत्रों की पहचान करना, भविष्य के लिए डेटा विश्लेषण करना और कंटेनमेंट प्लान का कार्यान्वयन करना तकनीकी रूप से सफल भी हो पाया। ये संकट को काटो भारत हैक द क्राइसिस इंडिया, एक ऑनलाइन हैकेथॉन कोविड-19 पर काबू पाने के लिए सुझाव हेतु भी आयोजित किया गया। संकट को काटो। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में क्या हुआ। कृषि सुधारों के अंतर्गत कृषि अपनी फसल को बेचने के लिए स्वतंत्र रहे। कृषक जो है वो अपनी फसल को बेचने के लिए क्या है स्वतंत्र रहे, जहां वह इसे बेचना चाहते हैं, जबकि वो आपूर्ति क्षेत्र का हिस्सा है, वह भंडारण हेतु बिना किसी जमाखोरी के डर के निवेश कर सके। भारत के पास संपूर्ण दुनिया में द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक खेती जो है वो योग्य भूमि भारत के पास उपलब्ध है। वास्तव में कृषि व संबंध गतिविधियां एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो उभर कर सामने आया तथा GDP की स्थिर कीमतों पर 3.4% भी रही। ग्रामीण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है।
त्वरित सुधारों के साथ साथ केंद्र व राज्य सरकारों को सामंजस्य बनाते हुए स्थानीय लघु क्लस्टर को और अधिक विश्वसनीय उत्पादन प्रसंस्करण और बाजार प्रदान कर विकसित किया जा सकता है। बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर से प्रवास को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोतों का विकसित किए जाने की आवश्यकता भी महसूस हुई। नेक्स्ट हुआ श्रम कानून। श्रम कानून में ये हुआ कि मजदूरों का प्रवास लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकारों के समक्ष एक गंभीर समस्या बनकर उभरी। वर्तमान में स्थानीय रोजगार प्रदान करने हेतु सभी राज्यों की तैयारियों को परखने के लिए रखा गया है। इस चुनौती से आगमन से कई राज्यों की सरकारों के द्वारा विस्तृत व्यवस्था की घोषणा भी की गई। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट में रोजगार अवसर को सृजित करने हेतु लौटने वाले प्रवासियों के नाम और उनके कौशल स्तर पर को रजिस्टर में भी किया गया कि कौन कौन से जो प्रवासी हैं उनके नाम क्या है, उनका कौशल स्तर जो है वो क्या है। यह स्पष्ट है कि रोजगार के अवसरों की पहचान कर जमीनी स्तर पर कार्यक्षमता का निर्माण करना, कौशल आवश्यकताओं की आशंकाओं को जिला स्तर पर एक परिणाम केंद्रित कौशल प्रशिक्षण प्रणाली की निर्मित कर पूरा करने के लिए उपाय जो है इसमें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखें आत्मनिर्भरता पर जोर। सेल्फ रिलायंस का मुख्य विचार यह है कि भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करना चाहिए। इसे बिना किसी पछतावे के राष्ट्रीय हितों की ओर अग्रसर होना चाहिए। जैसे उदाहरणतः भारत सरकार द्वारा रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो RCEP है हमारा की संधि शर्तों से बाहर आने का निर्णय लेना राष्ट्रीय हित में था। आत्मनिर्भरता भारत पोस्ट कोविड ढांचे के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत की पहल पर जोर दिया गया। यह स्वयं पर विश्वास रखने और आत्मनिर्भरता पर जोर देने के विचार से परिलक्षित होता है। यह विचार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सहभागिता पर जोर देने के साथ साथ FDI को भारी रूप में प्रोत्साहन भी देता है। यह एक इनवर्ड लुकिंग रिट्रीट में शामिल नहीं है। तो इस तरह से ये है। उसके बाद में है इसका उद्देश्य भारत को विश्व का क्या बनाना है, विनिर्माण केंद्र यानी मैन्युफैक्चरिंग जो सेंटर है वो बनाना है। आत्मनिर्भर भारत में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा में ग्रामीण रोजगार, MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि जो है वो शामिल है। उसके अलावा यह विचारधारा संरचनात्मक सुधार 4L पर भी केंद्रित है, जिसमें 4L क्या है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉज। यानी लैंड यानी भूमि, लेबर यानी श्रम, लिक्विडिटी यानी तरल और लॉज यानी कानून। यानी 4L जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। भारत को 5 स्तंभों पर जो है वो खड़ा होना चाहिए। उसमें 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? एक तो है अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक हो गई अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है हमारा 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था व तंत्र, उसके अलावा फिर मांग भी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और फिर है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। जो डेमोग्राफी है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वाइब्रेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोरोना नियंत्रण हेतु बनाई गई विभिन्न वैक्सीनों का वर्णन कीजिए। कोरोना नियंत्रण हेतु विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन की खोज की गई है, जिनमें से कई वैक्सीन अभी ट्रायल अवस्था में है, जिसके सफल होने पर व्यक्ति कोविड के लड़ने में सफल हो जाएगा। एक्चुअली ये PDF जो है वो पुरानी है, उसके बाद इसमें जो बताई गई हैं उसके अलावा और भी वैक्सीन जो है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन जो है भारत में ही निर्मित है और भारत में ही जो है वो विकसित है। भारत की पहली जो है वो कोविड-19 वैक्सीन जो है कोवैक्सीन ही है। यह भारत बायोटेक द्वारा ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से जो है ये बनाई गई है। हमारी कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक द्वारा ICMR और NIV के सहयोग से जनवरी 2021 में तृतीय ट्रायल फेज के बाद वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया DGCI ने जो है इसको आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग का अनुमोदन जो है इसे प्राप्त हो चुका है। यानी अभी जब सेकंड फेज आई तो लगभग कोवैक्सीन जो है वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन जो है वो सबसे ज़्यादा लगाई गई है इंडिया में। नेक्स्ट हम बात करें कोविशील्ड। कोविशील्ड को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका, ठीक है, इसका डेवलपमेंट किसने किया है, थोड़ा ध्यान लिख लीजिए कि कौन सी वैक्सीन जो है वो किस कंपनी के द्वारा डेवलप है। तो ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है एस्ट्राजेनेका और भारत की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर जो है वो कोविशील्ड बनाई है। ओके, कोविशील्ड को भी आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधात्मक उपयोग की अनुमति जो है वो प्रदान कर दी हुई है। भारत सरकार द्वारा 11 मिलियन डोज को खरीदने के सौदे पर SIA के साथ हस्ताक्षर की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी डेटा जो है वो चेंज हो चुके हैं।
फिर है ज़ॉय कोवडी। इस वैक्सीन का विकास फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला के द्वारा किया गया है और यह भारत की तीसरी वैक्सीन है जिसे फेज 3 ट्रायल का अनुमोदन जो है वो DGCI द्वारा प्राप्त हो चुका है। ये भारत की पहली DNA प्लाज्मिड वैक्सीन है। ये कौन सी है? DNA प्लाज्मिड जो वैक्सीन है वो है। नेक्स्ट है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 कोविड-19 के खिलाफ रजिस्टर्ड पहली वैक्सीन है जो मानव एडेनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर बनी है। ये कौन से प्लेटफॉर्म पर बनी है? एडेनोवायरल वेक्टर। ये रशिया की है। इसे रूस की गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है वो विकसित किया है। रूस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड रूस सॉवरिन वेल्थ फंड द्वारा वैक्सीन के विकास और प्रमोशन पर निवेश किया गया। भारत में इसने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ करार किया गया है। वर्तमान में फेज 2 ट्रायल अभी चल रहे हैं। अब इसका क्या है? ट्रायल चल रही है। स्पुतनिक को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा फाइजर है, मॉडर्ना है और भी वैक्सीन जो है उसको भारत में मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट है कोरोना महामारी के संदर्भ में वैश्विक पटल पर क्या प्रत्यक्ष प्रभाव दिखे? लिखिए। वैश्विक पटल पर प्रभाव देख लेते हैं। विश्व आर्थिक समुदाय WEF ने कोविड-19 के शमन हेतु कोविड-19 एक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो जारी किया है विश्व आर्थिक समुदाय द्वारा। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। ये फैक्ट हो गया, प्री के अकॉर्डिंग है। प्रिंस चार्ल्स कोविड-19 संक्रमित ब्रिटिश राज परिवार के पहले व्यक्ति है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 मार्च 2020 को G20 सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब के नेतृत्व में किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ था, इसलिए इस सम्मेलन को G20 वर्चुअल समिट भी जो है वो बोला जाता है। सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, UN फाउंडेशन और अन्य सहयोगी ने मिलकर अपनी तरह का पहला कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड जो है वो बनाया गया। यह फंड विशेष क्षेत्र से दाताओं से अनुदान प्राप्त करके कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष को जारी रखने में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य सहयोगों को मदद भी ये करेगा। मई 2020 में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने सारे संबंध समाप्त करने की घोषणा करी। इससे पहले अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को वार्षिक दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने की घोषणा भी करी। गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्व के विभिन्न देशों में प्राप्त होने वाली कुल आर्थिक मदद का लगभग 15% अकेले अमेरिका से प्राप्त होता है। अमेरिका का आरोप है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को विश्व भर में फैलने के रोकने में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जो हमारा WHO है वो असफल रहा है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह खेल जो है वो 24 जुलाई 2020 को जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाले थे, जो अब जुलाई 2021 में जो है वो आयोजित होंगे। तो अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग जो चल रहा है कि कौन कौन से जो भारत के खिलाड़ी हैं जो वो क्वालिफाइंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोरोना वायरस प्रकृति के लिए प्राणदायक साबित हुआ, स्पष्ट कीजिए। अब प्रकृति पर इसका क्या अच्छा इफेक्ट पड़ा ये पूछा जा रहा है। कोविड-19 दुनिया के लिए एक बड़ी त्रासदी बनकर आया, ये बिल्कुल सच है, और इसने बेशुमार लोगों को निगल भी लिया और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी इससे हो गई है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लॉकडाउन प्रकृति के घाव पर मरहम लगाने में काफ़ी जो है कामयाब साबित हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए उनकी पर्यावरण को सुधारने में एक बड़ी भूमिका रही, बहुत बड़ी भूमिका रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 21 मार्च को 54 शहरों में अच्छी और संतोषजनक एवं 9 शहरों में खराब वायु गुणवत्ता इंडेक्स की तुलना में 29 मार्च को भारत की कुल 91 शहरों में वायु गुणवत्ता अच्छी व संतोषजनक पाई गई। तो इसको आप डेटा नहीं याद करके आप इसको ऐसे याद करिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शहर में क्या हुआ, अच्छी और संतोषजनक, ठीक है, वो हवा रही। इसके अलावा जो वायु गुणवत्ता इंडेक्स जो है उसमें भी सुधार हुआ है, जो हमारा वायु गुणवत्ता इंडेक्स है उसमें भी सुधार हुआ है, ठीक है। शहरों में भी क्या हुआ है, वायु गुणवत्ता जो है वो अच्छी हुई है और संतोषजनक हुई है। इसके अलावा बात करें, इस दिन किसी भी शहर की हवा ख़राब नहीं मिली, परंतु कानपुर, लखनऊ और इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब रही, यानी PM जो स्तर है वो काफ़ी ख़राब रहा। लेकिन अधिकांश जगह पे क्या हुआ है, PM का जो स्तर जो है वो काफ़ी सुधरा है। फिर हम बात करें 6 वर्ष पहले इसी दिन के आंकड़े से तुलना करें तो वायु की अपेक्षाकृत बड़े प्रदूषणकारी है। जो धूल कणिकाएँ में PM10 की मात्रा में 44% की जो कमी जो है वो देखने की मिली है। अधिक खतरनाक माने जाने वाले सूक्ष्म बायोम का निकाय PM2.5 की मात्रा में हालांकि 8% की कमी ही दर्ज की गई, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। पर इसका कारण इसमें नीचे आकर किसी सतह पर स्थित होने में लगने वाला समय भी माना जा सकता है।
प्रदूषण स्तर कम हो गया। कोरोना वायरस महामारी के चलते एक साथ देश और दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया। इससे न केवल उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद हुए, बल्कि लोगों को गाड़ी चलाने पर भी रोक लगाई गई। इससे प्रदूषण स्तर बहुत कम हो गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो और तस्वीरें शेयर की गई जिसमें हिमालय को उत्तर भारत के राज्यों से देखा गया। उसके अलावा जो हमारे राजस्थान में भी अरावली जो है वो काफ़ी मतलब हमेशा प्रॉपर क्लियर नहीं दिखती है, तो वो भी जो है वो हमें क्लियर दिखाई देने लगी, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जो है वो काफ़ी कम हो गया। नदियों का पानी स्वच्छ हो गया, चूँकि कहीं भी पानी पर तैरती नावें नहीं थी, चाहे वे मछली पकड़ने की हो या सैर सपाटे की। ऐसे में नदियों का पानी भी साफ़ हो गया। वेनिस जैसे क्षेत्र में जो पानी है वो काफ़ी, वेनिस जैसी नदियाँ हैं वो भी काफ़ी साफ़ हो गई। मछलियों को साफ देखा जा सकता था और पानी प्रवाह भी पहले से क्या हुआ, बेहतर हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंसान की आवाजाही कम होने के कारण अब समुद्र के मौका मिल रहा है। कम कूड़े का मतलब भी नदी के सिस्टम के लिए सुधार है। यह हालत लॉन्ग टर्म में पर्यावरण के लिए क्या है, शुभ है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में लोग घरों में बंद हैं। इसका धरती पर यह सकारात्मक असर पड़ा है। अस्थायी रूप से सही पूरी दुनिया की हवा जो है वो शुद्ध हुई है। नेक्स्ट हम बात करें कोविड-19 से संबंधित जो केंद्र सरकार या फिर कोई भी राज्य सरकार है उसकी योजनाएं व ऐप कौन कौन से हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं। एक तो कोरोना कवच ऐप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये केंद्र सरकार जो है उसकी ऐप है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है और इसी का कंट्रोल जो है वो भी इसी के पास है, कोरोना कवच ऐप। फिर नेक्स्ट है ब्रेक द चेन अभियान, ये केरल सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन शील्ड जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। नाड़ी ऐप जो है वो चलाई गई है पुडुचेरी सरकार के द्वारा। प्रज्ञान ऐप जो है वो है झारखंड सरकार के द्वारा। कोविड केयर ऐप है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। बिहार कोरोना सहायता ऐप बिहार। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भारत सरकार के द्वारा। समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, समाधान मेगा ऑनलाइन चैलेंज है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा 5T योजना ये दिल्ली सरकार की योजना है। करुणा पहल दिल्ली सिविल सर्विसेज एसोसिएशन की है। वी सैफ टनल जो है वो तेलंगाना की है। लाइफलाइन उड़ान नागर विमानन मंत्रालय की है। ऑपरेशन नमस्ते अभियान जो है वो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान जो है वो कर्नाटक सरकार ने चलाया गया है। आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है। तो इस तरह से जो है वो कोरोना से रिलेटेड जो है प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। हालांकि ये जो उत्तर दिए गए हैं वो आइडियल नहीं है, आप खुद से बनाकर भी इससे बेटर से बेटर आंसर जो आप लिख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए कि क्या क्या क्वेश्चन है और अपने आंसर जो है वो बनाते जाइए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।